नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं तो आज बड़ी तैयारी करके आया हूं कि माजी की यानी साबका पीटीआई के हुकूमत की दौर में मईशत की कारकर्दगी क्या रही, लेकिन यहाँ माजरा कुछ और हो गया। इस पे तो मैं बात करूँगा, लेकिन मैं बराह रास्त अब मुखातिब होता हूँ शहबाज शरीफ साहब से। सर देखें, मुख्तसर बात करूँगा, मेरा प्रोग्राम मईशत का होता है, मैं आएँ बाएँ शाएँ करता नहीं। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, टेनेसिटी को चेक ना करें। मेरे ख्याल से निगोशिएशन डायलॉग बेहतर था, ये अगर अपनाएंगे तो मैं आपको पहले बता दूं कि 43, 44 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कोई भी धरने में अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक डे एक्टिविटी होगी या नाइट एक्टिविटी होगी, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो कुछ मुल्क में कर रहे हैं, इससे मज़ीद तक़वियत मिलेगी और मईशत पर और ज़्यादा दबाव आएगा। प्लीज़ सर नज़रसानी करें, ये काम ना करें। जो लोग पीटीआई के हामी नहीं भी हैं, वो ये मनाजिर देख के पीटीआई के हमदर्द बन जाएंगे। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, राना सनाउल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि सर होश के भी नाखून लें और थोड़े मामलात को गहराई से देखें, बारीकी से देखें। ये वो वाली पीटीआई नहीं है 2011 में थी, ये 2022 की पीटीआई है। इसको मैनेज करना है तो पॉलिटिकली मैनेज करें, पॉलिटिकल जलसा वर्सेस पॉलिटिकल जलसा करें, पॉलिटिकल जुलूस वर्सेस पॉलिटिकल जुलूस करें। अगर विक्टिमाइजेशन हुई तो इसका फ़ायदा पीटीआई को हो जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको, मेरी बातें वज़रा आज़म सुनते हैं, वज़रा सुनते हैं। इस्लामाबाद के गिरदो नवा में जो शहर हैं वहाँ पे बिलखुसूस सुनी जाती है। वो लोग सुनते हैं जिनके बाजुओं पर तलवारें लगी हुई हैं, हल्के फुल्के लोग नहीं सुनते। तो मेरा सलाह मशवरा ये है कि अक्लमंदी इसमें है कि आप इजाज़त दें, पता लग जाएगा किसकी कितनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। अगर ये गलती कर दी, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और मईशत पहले बड़े दबाव के अंदर है। डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा, गरीब का पेट खाली रह जाएगा सर। और यही मैं दरख्वास्त जनाब इमरान खान साहब से भी करना चाहूँगा कि सर अपनी बात अगर आपने मनवानी है तो ठीक है, आपने जलसा जुलूस और तादाद दिखा के बात अपनी मनवा ली, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा के शहरों में लोग तकरीबन आपकी बात को मान गए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपकी बात को मान लिया गया। तशद्दुद की सियासत अब ख़त्म हो जानी चाहिए, तसादुम की सियासत अब ख़त्म हो जानी चाहिए। भाई गरीब का सोचो, आम आवाम का सोचो और आपस में बैठकर मामला तय कर। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब, आप कहते हैं मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। यार ये सियासत है, बैठ जाओ, खुद नहीं बैठो, अपने लोगों को बिठाओ, मामले को हल करो। हम मान गए आपके पास बहुत लोग हैं, आप भी मान जाओ कि नून लीग भी एक सियासी हकीकत है, नून लीग मान जाए कि आप पीटीआई एक सियासी हकीकत है। दोनों जो है अखाड़े में आ जाओ, इलेक्शन के अंदर लड़के देख लें क्या होता है। आज नहीं करो, कल करो, जब करो तारीख मिल बैठ के तय कर लो। ना आप जिद लगाएं, शहबाज शरीफ साहब आप अच्छे आदमी हैं, बैलेंस आदमी हैं, ना सर आप जिद लगाएं, लोगों की बातों में आए। और इमरान खान साहब ना आप जिद लगाएं प्लीज़। अगर ये लोग नवंबर के बाद की तारीख दे रहे हैं, सर आप मान जाएं इमरान खान साहब, मेरे लिए मान जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए मान जाएं आप नवंबर के बाद की तारीख ले लें। अब हम मौजू पे आ जाते हैं सर। अब ज़रा खुलखुला के, ज़रा पीटीआई वाले बुरा ना माने, नून लीग वाले भी ज़्यादा खुश ना हो। बात हम फ्रैंक करेंगे, फैक्ट करेंगे। भाई इमरान खान साहब का कसूर नहीं, जो मईशत के अंदर जो कुछ हुआ, इनकी हटा दें तस्वीर, वरना जो है इंडिया वाले उसको कॉपी करके सोशल मीडिया पर चलाते हैं। असद उमर साहब से शुरू करें, हफीज़ शेख साहब को लाएं, शौकत तरीन साहब को लाएं। आइए हम आते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत में क्या क्या हुआ। इससे पहले मैं अपने बहुत ही अहम मेहमान का तारुफ कराता चलूँ, जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब, साबिक नायब सदर KCCI। और इस तारुफ के बाद मुख्तसरन मैं चाहूँगा, सबसे पहली मैं आज हमने ग्राफिक तैयार की है, वो आप लोगों को दिखाऊं कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ गईं। ठीक है जनाब वाला, ये पेट्रोल की कीमतों का छोटा सा ग्राफ है, जिसमें यकीनन मैं ये आपको बात कह सकता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान पेट्रोल की कीमतों के अंदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। ठीक है जी, और इसमें कुछ अदवार ऐसे भी गुजरे मेरे प्यारे भाइयों, एक्सक्यूज मी, ऐसे भी अदवार गुजरे हैं जब बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल की कीमत जीरो नहीं बल्कि जीरो से भी नीचे चली गई थी। यह पेंडेमिक का दौर था, जब
बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर लॉकडाउन हो चुका था। बहुत से ममालिक में अभी भी लॉकडाउन है बाय द वे। ये एक हमें शुक्रिया मैं अदा करता हूँ असद उमर से। फाइनेंस तो संभली नहीं, फाइनेंस का तो उसने ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन एनसीओसी में उसने टीके पूरे लगवाए, जिसकी वजह से आज मामलात काफ़ी हद तक काबू में आ गए। लेकिन ये इंसान के बस का नहीं था, ये सब मेरे रब का करम है। दिखाओ भाई, ये चार्ट शुरू करते हैं। ये अक्टूबर 2018 से शुरू की है ताकि ये पता लग जाए, तब तक देवर इन कंट्रोल। अगस्त में आया ना ये लोग, अगस्त में आया तकरीबन, तो 2 महीने चलो हमने इनको लेवरेज दी। 95 24 पैसे के ऊपर शुरू होता है जनाब पेट्रोल। इसके बाद 2018 जनाब मुकम्मल होता है, 2019 पूरा मुकम्मल होता है। लॉकडाउन पाकिस्तान में होता है कब? मार्च 2020 के आसपास ना। दैट्स अप्रोक्सीमेटली द टाइम जब ये पेंडेमिक और कोरोना का क्राइसिस जो है ये सीवियर हुआ। ठीक है, ये अब आप देख लो। उसके बाद में देखो नेगेटिव प्राइस कम भी हुई है, लेकिन उससे पहले पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ाई है, ऐसे नहीं कि इन्होंने कम की है। ये यही कहते रहे कि जनाब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत ये है, हुकूमत वो है, फलां है। ये जो एडवांटेज इनको मिला है पेट्रोल की कीमत कम होने का, ये तब का है भाईजान जब बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो गई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं तदरीज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, और अभी जो है तकरीबन 150 के आसपास है। और ये याद रखें कि इसमें वो टाइम भी मौजूद है जब इमरान खान साहब को पता लग गया था कि तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी, और उन्होंने 10 रुपये कम कर दी। 10 रुपये कम किए थे ना। हाँ, अब हम जाते हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब की तरफ। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। बहुत सारे लोग आपको कमोडिटी किंग भी कहते हैं, तो आपको कमोडिटीज़ के बारे में बहुत कुछ पता है। थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की जो माजी की हुकूमत है, तब कहते हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही थी पीटीआई के दौर में, पेट्रोल जो था वो नलकों में आ रहा था, है ना। वैसे तो गैस चूल्हों में नहीं आ रही थी, लेकिन सर ये कह रहे हैं पेट्रोल नलकों में आ रहा था, बड़ी खुशहाली थी, ये था वो था। तो सर पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो तो ज़्यादा इनके दौर में हुआ है, और उसकी एक वजह डॉलर भी है जो हम आगे चल के बताएंगे। जी शमसुल इस्लाम खान साहब, मैं चाहूँगा यहाँ से शुरुआत कर लें। जी देखिए जी, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा पता है कि हमारी जो पिछली पीटीआई गवर्नमेंट गई है उसने भी एक ऐसी फ्रेजाइल इकॉनमी इनहेरिट की जिसके अंदर खराबियां कोई 40-50 साल से चली आ जाए। 70s से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हम जो प्रॉब्लम करते आ गए, और जो हमारे यहाँ जो अपने कर्जे ले लेके अपनी बोरोडिक ग्रोथ और कर्ज़ों पे ही अपना इन्हिसार करते गए, हम आज इस नैज पे पहुँचे हैं कि आज आपको फिर ऐसा लग रहा है कि लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि श्रीलंका जैसी सिचुएशन ना हो जाए। जी जी। तो पीटीआई गवर्नमेंट में जो मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको प्योरली एज ए प्रोफेशनल एनालाइज करके बताऊंगा। पेट्रोल की प्राइस के हवाले से आपने जैसे बताया, देखिए दुनिया में हर हुकूमत के पास जो है रेवेन्यू कमाने का एक जरिया होता है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि रेवेन्यू अर्न करने के बहुत ही फिक्स एवेन्यूज़ हैं। ज़्यादा एवेन्यू उन्होंने डेवलप ही नहीं किए, ना फाइंड किए, ना ढूंढे। सिर्फ आपका ज़्यादातर इन्हिसार ये रहा है कि आमदनी जो है पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल महंगा कर दो, उस पर उसके ज़रिए रेवेन्यू बढ़ा लो। तो ये उनका एक ज़रिया रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हुकूमत जो है इंपोर्ट करती है, प्राइवेट सेक्टर का इसमें तो बहुत कम हुआ है। तो आपने जो गलती की है पीटीआई गवर्नमेंट ने, वो ये नहीं कि पेट्रोल को महंगा करते गए। पेट्रोल को जब उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में जब नेगेटिव पे चला गया था, एक तो उस वक्त तक उन्होंने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि हम अपना जो है हेजिंग कर सकते। पेट्रोल जब सस्ता मिल रहा था हमने कभी हेजिंग नहीं की। उसका ये रीज़न देते हैं कि हमारे किटी में डॉलर ही नहीं है, तो हम हेज कहाँ से करें। अब दूसरी एक गलती ये की कि उस दौर में दुनिया भर की तमाम ममालिक के जो कंट्रीज थी वो पेट्रोल की प्राइसेस को जो रिलीफ आया था वो पास ऑन नहीं कर रहे थे मासिस को। और पाकिस्तान में ये गलती हुई कि उन दिनों में उन्होंने पेट्रोल जो है सस्ता करा, क्योंकि जब आप पेट्रोल सस्ता करते हो तो फिर आपकी अर्निंग कम हो जाती है। तो ये एक बड़ा मेजर उनका फॉल्ट था जिस पे उन्होंने सस्ता करके पेट्रोल को गए, और आखिरी दिनों में मजीद उन्होंने जो उसको रिवर्स करा प्रेशर में आके, महंगाई मुकाओ की कहानी में या जो भी था, वो भी उनकी एक गलती थी कि जिसकी वजह से आज आपका जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हुकूमत जो है जो भी होती है उनको ये सोचना होता है कि अपने रेवेन्यूज़ जो है बढ़ाने के लिए नए नए एवेन्यूज़ निकालो। अगर पाकिस्तान वही इम्पोर्ट, वही अपनी जो है टैक्सेस के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए या सेल्स टैक्स के जरिए इकट्ठा करेगा, और 85% रेवेन्यू अगर आप वो इकट्ठा करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए। लुकमा देना चाहता हूं आपको शमसुल इस्लाम खान साहब। लुकमा आपको ये देना चाहता हूं कि बीच में करंट अकाउंट सरप्लस का बहुत नाच गाना हुआ। इतना अंजुमन ने फिल्मों में नहीं नाचा जितना हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने इस चीज पर नाचा कि हमारे यहाँ करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। और बिल्कुल जैसे अंजुमन के नाचने पर ज़मीनें बंजर हो गई, ऐसे ही आपने जैसे बताया कि करंट अकाउंट सरप्लस के नाच गाने के चक्कर में मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्रिएट हो गया वर्चुअली बाद में,
और वो मतलब लिटरली बाद में, और ट्रेड डेफिसिट भी हो गया। खैर, इसके बारे में बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब के साथ, साबिक नायब सदर KCCI, और इस शोबे के ऊपर अपनी महारत रखते हैं, मईशत के ऊपर गहरी निगाह भी रखते हैं। इसके साथ ही कि मैं मज़ीद और क्वेश्चनिंग करूं, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर US डॉलर टू PKR चार्ट भी सामने आ जाए, ताकि एक वजाहत हो जाए कि परफॉर्मेंस कैसी रही है और कोई बहाना न रहे, तो बहाने ख़त्म हो जाएँ कि जो कहा जा रहा है कि दूध शहद की नहरें बह रही थीं। Obviously, the last portion of this graph दिखाएं please. The last portion of this graph is obviously problematic, जो बिल्कुल लास्ट है, the last peak। ये ग्राफ आ जाए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने में I'll be in a better position कि US डॉलर PKR की परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स कैसी रही है। और जी, इसको थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा वाजे करके भी आपको दिखाएंगे, तो और ज़्यादा वाजे होकर आपको दिखाई देगी। थोड़ा बड़ा और वाजे करके हम आपको दिखाते हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर। जी, अब आप देखिएगा, ये दिसंबर 2017, दिस इज राइट अबाउट द टाइम दैट द, इफ आई कैन रिकॉल, राइट अबाउट द टाइम वेयर डिसीजन अबाउट नवाज शरीफ केम इन। एम आई करेक्ट? दिस इज राइट अबाउट द टाइम वेयर आई वुड से, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं आगे, लेट्स गो एक्सटेंड, इन August 2018 अराउंड is the time when the elections take place, of course. If I am correct? Yes. And sorry, May it takes place, August the government comes in, और उसके बाद से आप वॉच करना शुरू करें, ये PTI की कारकर्दगी आएगी, ठीक है। द फर्स्ट पीक अराउंड अगस्त, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें, आप पीक्स ट्रफ्स चलते जा रहे हैं, फिर कंसिस्टेंटली आप देखें डॉलर की कदर के अंदर हम इजाफा देख रहे हैं, डॉलर की कदर के अंदर हम इजाफा देख रहे हैं, और ये डॉलर की कदर का जो इजाफा है ये कंटिन्यूसली अगर आप देखते हैं तो ये जारी रहता है राइट अप टू अप्रैल। ये आखिरी पीक जो चढ़ती है, आखिरी पीक अगर आप देखें राइट एट द एंड इन May 2022, ये वो है जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट टेक ओवर करती है। उससे पहले जितना डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है एज कंपेयर टू PKR, ये सारा जो है ये एट्रीब्यूट किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जिसको मैं बड़ा स्ट्रांगली अपोज करता रहा। माइंड यू, मैं कंटिन्यूसली ये बात कहता रहा कि डॉलर की कदर को कंट्रोल करो, इसको मत बढ़ने दो। इसमें आपको याद होगा बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ये, देन इट केम डाउन अराउंड मार्च 2021, बट अगेन क्लाइम्ड अप फ्रॉम 150। अब आप देखें 150 की सतह के आसपास, 150 की सतह के आसपास, अराउंड अबाउट 150 की सतह के आसपास, देन इट शूट्स अप टू अबाउट 183, जहां आखिरी वक्त के ऊपर जो है गवर्नमेंट गोज, एंड देन डॉलर कम्स डाउन ड्रास्टिकली, एंड इवेंचुअली फिर ये यहाँ आ जाती है। इसके साथ ही हम GDP ग्रोथ नंबर्स भी देख रहे हैं, लेकिन हम शमसुल इस्लाम खान साहब की तरफ जा रहे हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब, आपने ये, जैसे मैंने बोला कि बीच में ऐसी नहीं बात कि खाली इन्हीं के दौर में हुकूमत में, बीच में जो एक इंटरम वो सेटअप भी आया था, उसके दौर में भी डॉलर की कदर में इजाफा किया गया। मुफ्ता इस्माइल साहब के जाने के बाद भी थोड़ा सा, मेरे ख्याल से उनके पहले भी मुझे ऐसे लगता है, उनके दौर में भी जब वो भी थोड़े अरसे के लिए थे। हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? और क्या डॉलर जो था वो क्या बच्चों के रिसाले के अंदर मिल रहा था? ये कह रहे हैं दूध शहद की नहरें बह रही थी, तो क्या आपने डॉलर को बच्चों के रिसाले में ईदी के साथ मिलते हुए देखा है? जी देखिए, बुनियादी तौर पे अगर डॉलर की वैल्यू और रुपये की आप जो वैल्यू देखते हो, वो आपकी जितनी अर्निंग्स होती हैं, जितनी गवर्नमेंट की बचत होती है, उससे भी लिंक होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत में जितनी भी माजी की हुकूमतें गई हैं, उन्होंने एक्सचेंज रेट को मैनेज करके, फ्लोटेड मैनेज करके, और फिर इन्फ्लेशन को बढ़ा के अपने रेवेन्यू कमाए हैं। अगर आप देखो कि माजी में जो आपका जो अभी जो आप रिकॉर्ड क्लेम करते हैं कि टैक्सेस बहुत बढ़े, तो वो ज़्यादा टैक्स जो बढ़ा है वो सारा का सारा इंपोर्ट बेस्ड था, क्योंकि इंपोर्ट को उन्होंने बढ़ाया। जी। और रिवैल्यूएशन जब आप करते हो तो इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है, उसके ऊपर जो आप टैक्सेस लेते हो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये इनको एक फ़ायदा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एक साथ ही यूज़ करते हैं। उनमें एक इंस्ट्रूमेंट ये होता है
है कि एक्सचेंज रेट को किस तरह से मैनेज करते हो, और दूसरा आपका होता है कि इंटरेस्ट रेट को कैसे बढ़ाते हो। तो आपने अपने एक तरफ एक्सचेंज रेट के जरिए अपनी रुपये को डिवैल्यू करते गए और दूसरी साइड से आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए, जिसके रिजल्ट में आपने रेवेन्यू कमा लिया, लेकिन आपका जो एक्सपोर्ट सरप्लस, जब आप इंटरेस्ट बढ़ाते हो तो आपके यहाँ लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपका जो एक्सपोर्ट सरप्लस क्या जाता है वो आपका कम हो जाता है और ज़्यादा नहीं पड़ पाता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से आपका जो है इसके ऊपर असर पड़ता है। तो हुकूमत ने ये काफ़ी दिहाइयों से ये बिल्ट इन एक प्रॉब्लम है हमारे अंदर, फंडामेंटल एक प्रॉब्लम है कि हम दोनों इंस्ट्रूमेंट को, जो दो धारी तलवार है कि डॉलर को रुपये को डिवैल्यू करते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जब ये दोनों को ऊपर लेके जाते हैं तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आती है वो ऐसी ही आती है। अब अनफॉर्चुनेटली अच्छा, यहाँ पर एक लुकमा और, सॉरी, ये आपका एक मासूम सा है शब्बर ज़ैदी, कितना मासूम सा बंदा है, आप पता होगा। ये अभी इनकी ट्विटर में पढ़ रहा था, आपको याद होगा पहले इमरान खान साहब के बड़े नज़दीकी हो गए, फिर ये चेयरमैन FBR बन गए, फिर इनको हटा दिया, फिर उसके बाद इन्होंने ट्वीटें करना शुरू की कुछ मक्खन लगाने के लिए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने लिफ्ट नहीं कराई, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए, बयानात देना शुरू कर दिए खिलाफ। इनकी क्लिपों की वजह से इमरान खान साहब बेइंतहा, इमरान खान साहब की हुकूमत बदनाम हुई, इन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इन्होंने तमाशे किए। फिर अचानक शब्बर ज़ैदी साहब को पता लगा कि PTI के जलसे बहुत बड़े साइज़ के हो रहे हैं, इन्होंने कहा यार अगली दफ़ा हो सकता है मेरी बारी दोबारा लग जाए। अब ये जो बातें कर रहे हैं ऐसी, मुझे ये बताएं, कह रहे हैं पैसे बाहर पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए, तो 50,000 रुपए के ट्रांजैक्शनों के पीछे, गरीबों के पीछे क्यों पड़ गए थे ये? अगर इनको इतने राज पता थे कि पैसे वहां पड़े हुए हैं, पैसे वहां पड़े हुए हैं, तो तब तो ये कहते थे कि नहीं आ सकते वापस, तब तो इन्होंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। तब ये जो है वो जोड़िया बाजार में घुस गए हैं और खोड़ी गार्डन में घुस गए, तो अब इनको क्यों, मतलब ये बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़ी मछलियां दिखाई दे रही हैं, तब क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, मासूम हूं मैं। देखिए अली साहब, आपको पता है कि दुनिया की आपको गवर्नमेंट मॉनिटर करते हो, वहाँ पर जो कंसर्न बंदा होता है, जो जिससे मुतालिक वो चीज़ होती है वो उससे मुतालिक ही बयान देता है। हम वहाँ पर शब्बर ज़ैदी जैसे लोग नहीं होते जो इररेलेवेंट बातें करते हैं निकलने के बाद और फिर आने की उम्मीद के ऊपर। हाँ। आप देखें, आपके मुल्क से अगर पैसा बाहर जा रहा है, जैसे आपको एक रिपोर्ट मिली थी कि दुबई में लोगों ने कोई 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ली हुई है, और या UK में या और ममालिक में, वो क्यों जाती है? उसकी वजह यह है कि आपका इनकम टैक्स सिस्टम जो है इतना कम्बरसम है, इतना नहीं। तो ये अंकल जो थे, इन अंकल का काम ये नहीं था कि ये मालूमात करते कि दुबई में क्या है, क्या किसके पास क्या है, किसने कितने रखे। ये जोड़िया बाजार के 50,000 रुपए के ट्रांजैक्शनों के पीछे क्यों पड़ गए? अब ये देखिए, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि छोटा कारोबारी जो था बेचारा काम करने से मफलूज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाला अपनी रसीदें छुपाता फिर रहा है, तो अब अंकल को क्यों याद आ रहा है कि वहां पर बाहर पैसे पड़े हुए हैं? भाई ये देखे ना, ये रिफॉर्म्स करके पॉलिसी के जरिए अपने जो रेवेन्यू नहीं बढ़ा सके, बल्कि इन्होंने ऐसे एक्शंस लिए जिसकी वजह से आपका जो नॉन NTL होल्डर थे, जिनके बैंक अकाउंट खत्म हो गए, वो पैसा आप सोचें कहाँ गया। एक इतनी मनी जो है स्टेट बैंक ने बढ़ाई थी, आपकी जो मनी सप्लाई बढ़ी, और साथ ही वो अकाउंट जो बैंक में पड़े होते थे वो अपने NTL ना होने की वजह से निकाल गए, वो जाके आपके किचन स्टेपल में इन्वेस्ट हो गया है। आज मंडियों में अगर आप देखें तो अनाज की कीमतें, खाने पीने की चीज, कोई भी चीज ले लें आपकी, वो कहां से कहां पहुंच गई है। चावल जिसकी रिकॉर्ड, चचा क्या फरमाते, सुनिएगा चचा कल फरमाते हैं, शब्बर ज़ैदी साहब कल फरमाते हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी इन दुबई reported to be 21 trillion rupees. I, as chartered accountant, tax advisor and former chairman FBR, can prove over 80% acquired from untaxed foreign exchange sent through FX account under PIRA. Those who ruled 1992 to 2018 responsible. Result, insolvent Pakistan. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इस सिलसिले में जब ये चेयरमैन FBR थे, इन्होंने क्या काम किया? या इन्होंने जाकर जो है जोड़िया बाजार के अंदर जो दाल बेच रहा था, चल भाई बता तेरे 50,000 रुपए कहां से हैं, चल उसकी रसीद निकाल। तो सर नहीं करो ना ऐसे सर। मुझे याद है तेली साहब तो इन्हें छोड़ते नहीं थे, अब तो खैर दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तेली साहब ने एक बार KCCI में बुलाया था, बड़ा रगड़ा दिया था, फिर आप लोगों को इन्होंने बड़ा रगड़ा दिया, आप लोगों ने इनको रगड़ा दिया, शब्बर ज़ैदी को, इन्होंने फिर आपको बहुत रगड़ा दिया। सही बोल रहा हूँ ना? देखिए जी, ये मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाले वो जो CAs और MBAs हैं, इकोनॉमिस्ट को आपने बिल्कुल ही खुडे लाइन लगाया हुआ है। इकोनॉमिस्ट, एक आपका चीफ इकोनॉमिस्ट था, वो भी रिजाइन करके चला गया। तो इन जैसे जब सूडो किस्म के इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं तो फिर आपका यही हाल होता है कि फिर वो असल चीज़ को एड्रेस नहीं करते कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। हेल्थ रेवेन्यू कलेक्शन और जनरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान में रेवेन्यू कलेक्शन होती है जो बाई फोर्स होती है, मेरे और आपके अकाउंट से या आम कंज्यूमर के अकाउंट से माल खरीदने से पहले ही पैसे कट जाते हैं, तो वो आपको ख़त्म करके मुझे काम करने नहीं दिया। मैं आपसे जानना
चाहता हूं, क्या काम नहीं करने दिया। अब आपने क्लियर कट बता दिया कि मेजर रेवेन्यू चंक जो है वो तो आता है इंपोर्ट से, इंपोर्ट के जरिए इंपोर्ट को टैक्स करके उसमें से चंक निकालते हो। अब अपना काम तो है नहीं, कोई इंडिविजुअल इनकम टैक्स कोई है नहीं, सारा काम तो एलटीयू का है। आप मुझे बताएं, सारा काम तो एलटीयू का है। इंडिविजुअल्स क्या टैक्स देते हैं? ये बोल रहे हैं इंडिविजुअल इनकम टैक्स। अरे भैया, इंडिविजुअल इनकम टैक्स पाकिस्तान के अंदर होना ही नहीं चाहिए। मैं आज टीवी के ऊपर यह बात कहता हूं, मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं, मिफ्ता इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने दौर के अंदर यह स्लैब काफी बढ़ा दिया था, इसको और बढ़ाओ। 24 लाख रुपए सालाना तक एग्जेम्प्ट करो लोगों को। यार महंगाई आप चेक करो, यार महंगाई चेक करो, रोटी की कीमत चेक करो, खुदा का आप लोग खौफ करो। यकीन करो, मैं आपको बोल रहा हूं, लोग आपको दुआएं देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो आप पिछली दफा करके कहते हैं उसको रिवाइज करो, इंडिविजुअल इनकम टैक्स को 24 लाख करो पर हाउस होल्ड, जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं 1 करोड़ तक करो आप। तब भी मैं बता रहा हूं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कुछ नहीं कर पाएगी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब शम्सुल इस्लाम खान साहब के साथ, और बात यही हो रही थी कि जनाब वाला ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, मईशत किस तरफ जा रही है। तो मैं मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा, मतलब चलो, मैं शबर जैदी साहब तो नाराज़ हो जाएंगे, वैसे ऐसे लोग मतलब समझ में नहीं आती। और मैं आपको ये भी बता दूं एक और बात, शम्स साहब, इनको दोबारा से कोई ना कोई कहीं ना कहीं नौकरी पर रख लेगा बंदे को। लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बताना चाहूँगा, जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट की भाई स्लाइड चला दें, लेकिन मैं वजाहत करता चलूँ कि ये टैक्स का मामला जो आपने बात की, सर ये मुझे बताएं, फराह खान गोगी जो है उसके असासों में इजाफा हुआ, उसको तो कोई नोटिस नहीं किया, लेकिन बिजनेसमैन के अगर असासों में इजाफा होता है तो फौरन उसको नोटिस चला जाता है। ये समझ में नहीं आई मुझे। शम्स साहब, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, ये कैसे होता है? ये बिजनेसमैन, छोटे छोटे कारोबारी जो है ना, उनका क्या इशू है, क्यों उनको क्यों तंग किया जा रहा था? जी देखिए जी, एक तरफ तो आप अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपसे वो कहते हैं जी एडिशनल जो है 3% आप लोगे अगर नॉन रजिस्टर्ड को माल बेचते हो, और उसके बाद फिर उससे CNIC भी लोगे। तो आम लोगों को तो, बिजनेस करने वालों को तो टाइट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही जो पॉलिटिशियंस जो आपके जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो है वो नज़रें बंद होती हैं, और जब हुकूमतें बदल जाती हैं तो उसके बाद अचानक सारा कुछ खुल जाता है। तो हमारे पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि जो चीज़ भी है उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर उसकी स्टडी हो। लेकिन बात यह कि सिस्टम ही हमारे कोलैप्स करते जा रहे हैं। जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी देखते नहीं कि कौन, वो ये देखते हैं कि किस बंदे ने रिटर्न फाइल किया, उसका टैक्स एडवाइज़र कौन है, उसकी बेस पे उसको आगे देख लेते हैं। और आने वाले जो होते हैं नए, उनके ऊपर जो आप कभी वैसा नहीं करते कि जो पॉलिटिशियंस आके सूटकेस भर के लेके जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या लाइफस्टाइल ऑल ऑफ सडन उनका चेंज हो जाता है। इसी वजह से तो IMF ने भी एक कंडीशन रखी ना कि आपको तमाम जो पॉलिटिशियन है उनको भी अपनी रिटर्न और डिटेल डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि उनकी ज्वाइनिंग के टाइम क्या इनकम है और बाद में कितनी होगी। तो ये एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अलमिया है। यहाँ पर लीकेजेस होते हैं, कमज़ोर आदमी के ऊपर गर्दन उसकी पकड़ी जाती है। छोटे कारोबार करने वाले हों या आपके दरमियाने कारोबार वाले हों, उनके ऊपर तो तमाम जो है वो एक्सरसाइज की जाती है, उनके तो अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। लेकिन वो लोग जो फ्रीली इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं उनको पता नहीं क्यों छूट दी जाती है। बड़ी आम बात आपने की है और बड़ी ज़रूरी बात की है। यहाँ पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा GDP ग्रोथ रेट के मुतालिक भी आपसे बात कर लूँ। देखें, एक अब ये तो क्लेम करते हैं कि ये पेंडेमिक आया तो इसलिए नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप इसको देखें फाइनेंशियल ईयर्स को, तो ग्रोथ रेट हैज़ नॉट बीन इवन गुड वे इन देयर फर्स्ट ईयर एंड अ हाफ। अगर आप उसे पूरा काउंट कर लें तो पहले 1.5 साल में भी तो ग्रोथ रेट सही नहीं थी, तो उसके बाद तो खैर मनफी हो गई। तो क्या ये पेंडेमिक का एक्सक्यूज़ देकर इन्हें माफ़ कर दिया जाए? देखिए, आपको जब पिछली गवर्नमेंट जब PMLN की जब गई है तो उस वक्त तो आपकी GDP की ग्रोथ अच्छी थी क्योंकि डॉलर का रेट, रुपया भी आपका मजबूत था। तो आपके जब ये आए हैं और इन्होंने जो एक तो जाने वालों ने जो हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब थे उन्होंने भी काफ़ी डिवेल्यूएशन शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने भी प्रायर एक्शन के तौर पे असद उमर साहब के ज़माने में ख़ास तौर पर जो है इकॉनमी को काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचाया, बोला चीखे निकाल देंगे हम। वो देखे ना, वो इसी बेस पे थे कि हम प्रायर एक्शन कर लेंगे और अपना रुपया डिवेल्यू करके जब उनके पास टेबल पे बैठेंगे IMF के साथ तो उसी वक्त वो ठप्पा लगा देंगे, जाओ आपको 6 बिलियन डॉलर दिया। तो आपको पता है जो मॉनेटरी के जो जितने भी IMF और दूसरे लोग होते हैं ये सारा आपको बाकायदा एनालाइज करते हैं, आपके डेटा को देखते हैं, उसके साथ आप इस तरह से गेम करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो GDP आपकी जो श्रिंक हुई है उसकी मेन वजह तो ये ना कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हो डॉलर में तो ये श्रिंक होती है। लेकिन साथ ही मैं यहाँ आपको एक और बात भी बता दूँ कि आज की मॉडर्न इकोनॉमिक्स में अंदर जो है
जीडीपी असल जो है इंडिकेटर नहीं होता है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो आपकी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं वो रियल इंडिकेटर है कि मुल्क कितना ज्यादा तरक्की कर रहा है, कितनी ज्यादा वहाँ की इंडस्ट्री हो रही है, इससे कंजम्पशन से पता चलता है। पाकिस्तान की अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह की देखें तो वो तो बहुत कम रही है। तो इसका मतलब है हम जो है सिर्फ उसी के ऊपर रहते हैं कि हमें जो है इधर उधर से इकट्ठा करके और अपना जीडीपी को संभाल लें और फजिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स की कर लें, प्लानिंग करके ऐसा लेकर आए। तो ये एक गलत चीज़ थी पाकिस्तान में। बड़ी अहम बात आपने की है। मेरे पास वक्त चूँकि मुख्तसर है लेकिन मैंने बात तो मुकम्मल करनी थी। बस कुछ मामलात इस तरह के हैं कि अगर मज़ीद कहा जाए तो इस संजीदा दौर में लोग मनफी सोच रखना शुरू कर देते हैं। आपको पता होगा कि शमसुल इस्लाम खान साहब, अब पोलराइजेशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप ज़रा सा भी किसी को कहना कि पीटीआई हुकूमत में ये हुआ, तो अगर पीटीआई का सपोर्टर होगा तो वो इतना बुरा भला कहेगा आपको इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, ये चोर, मकसूद चपड़ासी, फलां, इतने ड्रामे होंगे कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप किसी नून लीग वाले को समझाना शुरू करें कि उनके हुकूमत के अंदर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो कहेंगे ओ तुम तो जनाब इमरान खान के सपोर्टर हो, इमरान खान ये है वो है। इस पोलराइजेशन से कैसे बाहर निकलेंगे? ये मुल्क भी तो है, ये दुनिया भी तो है, ये ज़माना भी तो है। शमसुल इस्लाम खान साहब, आप दुनिया भर में घूमते रहते हैं, क्या आपने ऐसी मायोपिक सोच वाले लोग देखे दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ जहाँ ममालिक में तरक्की हुई 30-30 साल के अंदर, वहाँ उन्होंने एक पॉजिटिविटी का कल्चर लिया है। वहाँ उन्होंने अपनी हर चीज़ को जो पॉजिटिव थी उसको हाईलाइट किया। और जो असल लीडर्स होते हैं वो नेशन, वन नेशन की तरफ जाते हैं। वो इस तरह की नफरतें नहीं फैलाते कि जो हमारे यहाँ एक माहौल हमारा बन गया है, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है कि हम रिलीजियस टॉक्सिसिटी भी आ गई है, पॉलिटिकल भी आ गई है। और इसमें बड़ा एक अमल दखल जो है उससे भी हुआ है जब से आपके पास सोशल मीडिया जो मादर पिदर आज़ाद एक किस्म का है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जहन जो है वो चेंज कर रहा है। और ये मास कल्टिवेशन जो नफरत की है उसमें सोशल मीडिया का एक बेजा इस्तेमाल भी है। लीडर्स को पॉजिटिव होना चाहिए, हुकूमत अपने कौम को मुतहद करें और उनको मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएं और ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, वो असल काम होना चाहिए, ना कि डिवीजन की जाए। क्योंकि डिवीजन करने से कौम के अंदर अगर डिवीजन होती है तो इसका फ़ायदा जो है वो दुश्मन हमारा जो है वो उठाता है और उसको फ़ायदा पहुंचाने का मतलब है पाकिस्तान को कमज़ोर करना। बड़ी अहम बात की आपने, आपका बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फेमस फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।